प्यारे बच्चों, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 नाभिकीय भौतिकी राजस्थान बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर 13 है नाभिक के नाम से। और आज अपने पार्ट नंबर 17 इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें जो आपने टॉपिक है वो प्रीवियस वीडियो में जैसे अपने डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन ऑफ बुक, उसका पार्ट नंबर 3 है। ये पार्ट नंबर 1 आपको मैंने वीडियोस का मर्ज करके बता दिया था। पार्ट नंबर 2 था जो इसका जो प्रीवियस वीडियो थी इसकी। और आज अपने पार्ट नंबर 3 करेंगे। इसमें अपने डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने इसमें वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अपने रह गए हैं, मतलब जो पिछली वीडियोस में कवर नहीं हुए और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है बुक के। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक एक्स की अर्धायु 3 सेकंड है। आपको उसकी अर्धायु दी हुई है, कितनी है? 3 सेकंड है। फिर आपसे कहा हुआ है कि प्रारंभ में इस समस्थानिक के किसी प्रतिदर्श में, प्रतिदर्श मतलब सैंपल में 8000 परमाणु हैं। टोटल कितने? 8000 परमाणु हैं। तो आपको दो चीज़ें निकालनी है। पहले तो इसका क्षय नियतांक। क्षय नियतांक क्या होता है? लैम्डा की वैल्यू होती है, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर पर आपको निकालना है समय t जिस पर इस प्रतिदर्श में 1000 परमाणु सक्रिय रहेंगे। ये आपको क्या निकालना है? टाइम t निकालना है इसके लिए, जिस पर इसमें कितने रह जाएंगे? 1000 परमाणु, सक्रिय परमाणु रह जाएंगे इसमें। तो दोनों आपको निकालने हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपने। आपको सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो, जो जो चीज़ें दी हुई है क्वेश्चन में वो लिख लो। तो देखो सबसे पहले अपने को अर्धायु दी हुई है, टी हाफ का मान दिया हुआ है, तो वो आपने लिख लिया कितना? 3 सेकंड, ठीक है। फिर इसके बाद प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, इसको अपने n0 से लिखते हैं, यानी t बराबर 0 पर किसी भी जो पदार्थ होता है उसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या। तो ये t बराबर 0 पर इसमें 8000 परमाणु हैं। फिर इसमें अपने क्या निकालना है? लैम्डा निकालना है। तो आपको पता है अर्धायु और लैम्डा में संबंध होता है, तो अर्धायु वाला सूत्र लगाएंगे, टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 बटा में लैम्डा होता है। तो यहाँ से अपने को टी हाफ का मान तो पता है, तो इस टी हाफ को इस लैम्डा की जगह पे ले आओ और लैम्डा को इस टी हाफ की जगह पे ले आओ। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 बटा में टी हाफ आ जाएगा। तो 0.693 बटा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जब आप काटोगे तो 0.231 सेकेंड इनवर्स इसका आंसर आ जाएगा। अब ये यूनिट आपको याद रखनी पड़ेगी भी, जो यूनिट होती है लैम्डा की वो क्या होती है? सेकेंड इनवर्स होती है। यूनिट यानी मात्रक आप यहाँ से निकाल सकते हो। यूनिट भी आपको पता है, देखो लैम्डा इज इक्वल टू किसकी आ रहा है आपका? 0.693 बटा टी हाफ। तो देखो 0.693 तो क्या है? कांस्टेंट है, इसकी तो यूनिट ही नहीं होती। और अपॉन में टी है, तो टी की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो सेकंड इनवर्स किसकी क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी या मात्रक आ जाएगा। तो एक आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट देखो क्या है दूसरा, कि आपको समय निकालना है जिस पे इसमें कितने रह जाएं? n बराबर 1000 परमाणु रह जाएं। मतलब t समय पर परमाणुओं की संख्या आपको 1000 दे दी, तो वो t समय निकालना है। तो आपको पता है कि समय जब भी निकालना हो तो एक, यानी कि आप कह सकते हो ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर का भी, जाओ जो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इस चैप्टर में, ठीक है ना, वो वाला फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पे। आपको मैंने बताया भी ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा काम आता है इस चैप्टर में। तो n बटा n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर t अपॉन टी हाफ। बहुत सारे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से कर चुके हैं। तो अपने जो जो वैल्यू आपको दी हुई है वो रख दो। n की वैल्यू 1000, n0 की 8000, t की वैल्यू आपको निकालनी है। टी हाफ आपको पता है कितना है? 3 दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो 3 दिया, तो वो सारी आप वैल्यू इसमें क्या कर दोगे? रख दोगे। तो देखो क्या आ जाएगा इधर? 1000 बटा 8000 और 1/2 की पावर t बटा में 3 आ जाएगा। तो 1/8 इधर बचेगा और 1/2 की पावर t बटा 3 इधर बचेगा। अब इस 1/8 को अपने क्या बना सकते हैं? 1/2 की पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भी 1/2 की पावर दी हुई है। पहले भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, उसमें आपको 1/√2 को अपने क्या लिखा था? 1/2 की पावर 1/2, 1/2 की पावर हाफ लिखा था आपने उसको 1/√2 को। तो वैसे ही ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसमें आपको 1/2 की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 1/2 की पावर 3 किसकी इक्वल आ गई? 1/2 की पावर t/3। अब आपको पता है ये वाला नियम इसमें हमेशा लगता है, गणित का नियम है कि दोनों तरफ अगर आधार समान हो तो घातें भी समान होती हैं। तो इधर देखो दोनों साइड आधार क्या है आपका? 1/2 है, तो 1/2 और 1/2 सेम है, तो घातें ये वाली और ये वाली घात क्या हो जाएगी? सेम। तो 3 किसके बराबर आ जाएगा? t/3 के। और t का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 3 इधर गुणा में आ जाएगा इसके। तो 3 × 3 यानी 9 सेकंड इसका क्या आ गया? आंसर आ जाएगा।
तो दोनों ही यानी कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों में सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले लगे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको क्वेश्चन मैंने कहा था कि एक बार आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो थी उसमें अपने किया था कि आपको, और ये वाला क्वेश्चन इस साल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक और इस प्रकार क्षयित होता है, मतलब उसका क्षय इस प्रकार होता है। पहले एक्स कोई नाभिक है, इसमें से अल्फा कण निकलता है, x1 बनता है, फिर बीटा नेगेटिव निकलता है, x2 बनता है, फिर अल्फा निकलता है, x3 बनता है, और फिर गामा निकलता है, x4 बनता है। तो आपको कहा हुआ है कि जो ये x नाभिक है ये वाला, इसकी जो द्रव्यमान संख्या वो तो 180 है, यानी ए का मान 180 है, और परमाणु क्रमांक कितने हैं 72 यानी 72 है। तो इसका परमाणु क्रमांक 72 और ऊपर 180। तो अब आपको कहा हुआ है कि जो ये लास्ट वाला नाभिक अपने को x4 मिल रहा है, इसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या ज्ञात करो। परमाणु संख्या का मतलब यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक से ही है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक से ही है। परमाणु क्रमांक लिख दो या फिर आप इसको परमाणु संख्या लिख दो, एक ही बात है, जेड से अपने इसको दर्शाते हैं। अब देखो कैसे करोगे इसको, आपको पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन अगर आप करने लगो पेपर में मान लो आ जाए, तो आप ये सारी चीज़ें नहीं लिखोगे। ये आपको मैंने ओनली बताई हुई है कि आपको पता हो इस चीज़ का कि जब भी अल्फा कण निकलता है किसी भी नाभिक में से, उसकी द्रव्यमान संख्या तो 4 कम हो जाती है और परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है। ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जो अल्फा कण होता है वो 2He4 से अपने उसको लिखते हैं। तो जब भी इसमें से क्या होगा, अल्फा कण निकलेगा किसी नाभिक में से, 2 परमाणु क्रमांक और 4 द्रव्यमान संख्या कम होगी। फिर बीटा क्षय से क्या होता है कि जो द्रव्यमान संख्या वो तो 0, बीटा नेगेटिव क्षय से द्रव्यमान संख्या तो क्या रहती है, अपरिवर्तित 0, और परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। अल्फा कण में कम होता है, लेकिन इसमें जो अपने फॉर्मूला लिखते हैं बीटा नेगेटिव का, वो -1E0 होता है। तो इसका मतलब जो इसमें क्या है, द्रव्यमान संख्या वो क्या होती है, सेम रहती है, क्योंकि 0 है ऊपर, और जो इसमें परमाणु क्रमांक वो -1 होने के कारण क्या होता है, 1 बढ़ता है। और गामा क्षय से आपको पता है द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब 0 और 0 ऐसे आ जाएगा दोनों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब आपको देखो, आप इसमें देखो, पहले तो द्रव्यमान संख्या देखो, तो 4 चीज़ें इसमें निकल रही हैं, एक अल्फा, बीटा नेगेटिव, अल्फा और गामा। तो वो 4 चीज़ें मैंने लिख दी। तो वो 4 चीज़ें लिखने पर देखो, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव प्लस अल्फा प्लस गामा। तो अब एक अल्फा कण के निकलने से द्रव्यमान संख्या 4 कम होती है, तो नेगेटिव साइन लगाया मैंने। फिर बीटा से क्या होती है 0, फिर अल्फा से फिर -4, और लास्ट में गामा से फिर 0। तो मतलब टोटल द्रव्यमान संख्या -8 कम हो रही है इसमें से, ठीक है ना। माइनस का साइन तभी लगाया कि कम हो रही है, ये घट रहा है इसमें से। तो अब आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या कितनी चेंज होगी, -8 होगी। तो अब x4 की जो द्रव्यमान संख्या है वो 180 से क्या हो जाएगी, 8 कम हो जाएगी, मतलब इसमें 8 घटा दोगे आप ये वाला, तो ये 172 आ जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या 172 आ गई आपके पास। फिर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक में परिवर्तन, तो अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक 2 घटता है और बीटा कण से 1 बढ़ता है। तो बीटा कण से 1 बढ़ा के लिख दिया +1, और अल्फा कण से 1 घटा के 2 घटा के लिख दिया -के। तो फिर अल्फा की जगह ये क्या आ गया -2, और गामा की जगह 0, तो टोटल -3 हो रहा है। तो अब अपने क्या करेंगे कि x4 की जो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक निकालने के लिए 72 में से 3 माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 69, 69 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या तो कितनी होगी, 8 कम होगी, और परमाणु क्रमांक 3 कम हो गया। तो आप याद रखना कि बीटा नेगेटिव जब भी निकलेगा वो परमाणु क्रमांक को 1 बढ़ाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, जो 5th क्वेश्चन आता है इसमें, क्योंकि अपने नेक्स्ट जो इसका, ये देखो ऊपर अपने किया अभी 4th क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले 3rd 1 और 1st और 2nd क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। 5th क्वेश्चन में देखो क्या है आपके पास, कि आपको निकालना है कि एक यूरेनियम 235 के विखंडन से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। भी एक यूरेनियम का विखंडन होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ऊर्जा आपने निकाली भी थी, आपको बुक का 7वां एग्जाम्पल करवाया था मैंने यूरेनियम वाला, जिसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आया था। और यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में काम ले रही नाभिकीय भट्टी 1000 किलोवाट की शक्ति उत्पन्न करती है। तो इनसे प्रति सेकंड विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या ज्ञात करो। आपको क्या निकालना है, विखंडन की दर निकालनी है एक हिसाब से। प्रति सेकंड विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या होती क्या है, विखंडन की दर होती है, जो आपको dN/dt मैंने बताया था,
ठीक है। तो एक ऐसा न्यूमेरिकल अगर आपके याद हो तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हो आप, जिसमें आपसे दक्षता कही हुई थी 40% है, तो उसमें आपको विखंडन की दर दी हुई थी। देखना आप वो वाला न्यूमेरिकल, मैं आपको दिखा भी देता हूँ 1 मिनट इसमें। तो ये देखिए, ये इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 था ये एमसीक्यू का, इसमें आपको दिया हुआ था विखंडन की दर, ठीक है ना। विखंडन की दर आपको इसमें दी हुई थी और आपको निकालना क्या था इसमें कि प्रति विखंडन से 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है, तो शक्ति निकालनी थी। अब जो आपको अब वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, उस क्वेश्चन में आपको देखो निकालना क्या है कि आपको निकालना है इसमें, 1 मिनट, ये देखिए आपको इसमें निकालना है कि शक्ति दी हुई है और विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या निकालनी है। तो अब अपने देखो न्यूमेरिकल स्टार्ट करो, आप क्या करोगे, अगर आपको वो वाला न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से आता है तो ये वाला न्यूमेरिकल भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो एक यूरेनियम की विखंडन से ऊर्जा अपने को कितनी मिलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है। तो इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में बदलना पड़ेगा, और मेगा की जगह देखो 10⁶ आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप जूल में चेंज करते हो तो 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा होगा, तो ये बनेगा 320 × 10⁻13 जूल। अब आपको पता है कि नाभिकीय भट्टी से जो शक्ति प्राप्त हो रही है वो कितनी मिल रही है अपने को, 1000 किलोवाट मिल रही है। तो किलो का मतलब होता है 10⁻3 और 10⁻3 ही है, तो 10⁻3 × 10⁻3 वाट मतलब 10⁻6 वाट शक्ति अपने को मिल रही है, या 10⁻6 जूल पर सेकंड, क्योंकि जूल प्रति सेकंड को ही आप क्या लिख देते हो, वाट लिख देते हो, तो मैंने इसको जूल प्रति सेकंड लिखा। तो अब आपको प्रति सेकंड विखंडनों की संख्या निकालनी है, तो प्रति सेकंड विखंडनों की संख्या निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला प्राप्त शक्ति बटा प्राप्त ऊर्जा ये यहाँ से आया है। आप देखो कि इसमें मैंने आपको शक्ति का फॉर्मूला जब करवाया था तो क्या क्या किया था, ऊर्जा को विघटन की दर या विखंडन की दर से गुणा किया था। तो विघटन की दर वापस निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली ऊर्जा इस शक्ति के क्या आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, मतलब इधर आ जाएगी, ये वाली ऊर्जा जो होगी यहाँ इसके बटे में आ जाएगी, ठीक है। तो विघटन की दर अपने को अपने पास आ जाएगी। तो विघटन की दर ही अब अपने को निकालनी है, जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ उसमें देखो प्रति सेकंड विखंडनों की संख्या क्या आ जाएगी, प्राप्त शक्ति बटा प्राप्त ऊर्जा। तो प्राप्त शक्ति तो ऊपर कितनी है 10⁻6 और नीचे 320 बटा 10⁻13। तो जब ये 10⁻13 ऊपर जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा, 10⁻+13 बन जाएगा, ठीक है ना, +13 बन गया 10 की पावर, और 6 ही है तो टोटल कितना बन गया 10⁻19। तो ये मैंने लिखा हुआ है 10⁻19 और 1/320। अब इसको सॉल्व देखो कैसे करना है वो देख लो। तो देखो 1/320, 1 में 320 का भाग डायरेक्ट दें तो वो पॉइंटों में आ जाएगा, जिसका कोई तुक नहीं है। आप क्या करो, इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से अलग निकाल लो, क्या अलग निकालो, जिसमें 320 का भाग आसानी से जाए। तो इसमें से 1000 अलग निकाल लेते हैं और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10⁻16 बच जाएगा। अब तो 1000/320 क्या आ जाएगा, 3.12 × 10⁻16 विखंडन पर सेकंड आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो 2 क्वेश्चन आपने देख लिए, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन थे ये, थोड़े से यानी कि अलग थे, जो आपके चैप्टर में डायरेक्ट फार्मूले इसमें कम यूज हो रहे थे, नए फार्मूले थोड़े से आ गए हैं, ठीक है। तो 1-2 बार अभ्यास करोगे इन क्वेश्चंस का तो ऑटोमेटिक से आपकी याद हो जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा हुआ है कि एक रिएक्शन दी हुई है, आपको समीकरण दी हुई है, संलयन अभिक्रिया है ये। इस संलयन अभिक्रिया में देखो आपको क्या दिया हुआ है कि 2 ड्यूटीरियम मिलके और एक हीलियम का नाभिक बना रहे हैं और साथ में एक न्यूट्रॉन मुक्त हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है कि इसमें ड्यूट्रॉन, हीलियम और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान दिए हुए हैं। तो अब आपको कहा हुआ है कि 1 किलोग्राम ड्यूटीरियम अगर ये संलयन करता है, ये तो ओनली ड्यूटीरियम के 2 क्या हैं, अणु हैं, ड्यूटीरियम के 2 अणु हैं ये वाले, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो कि ये तो 2 अणु निकल रहे हैं, तो इसमें 2 अणु संलयन कर रहे हैं, तो अपने को ये वाली अभिक्रिया मिल रही है। अब आपको कहा है कि पूरा 1 किलोग्राम ड्यूटीरियम को आपको यही रिएक्शन करवा के और इसमें चेंज करना है। तो 1 किलोग्राम ड्यूटीरियम के संलयन से अपने को मुक्त ऊर्जा ज्ञात करनी है, और आपको ये दिया हुआ है 1U 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा c² है। तो देखो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में यहाँ भी चेंज आ जाएगा। पहले तो आपको देखो वही चीज़ करनी है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, कि आपको क्या निकालना है कि जब भी मुक्त ऊर्जा निकालनी है तो पहले द्रव्यमान क्षति निकाल लो, भी द्रव्यमान में चेंज कितना आ रहा है दोनों साइड।
तो वही चीज़ अपने कर रहे हैं यहाँ पे। देखो कि ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिख लिया, इतने यू दिया हुआ है, हीलियम का लिख लिया MHE, और न्यूट्रॉन का लिख लिया MN। ये आगे तीनों के द्रव्यमान जो जो दिए हुए हैं। अब संलयन अभिक्रिया ये वाली है, तो द्रव्यमान क्षति आप क्या करते हो कि क्रियाकारकों में से उत्पादों वाला द्रव्यमान घटा देते हो। तो क्रियाकारक इसमें क्या है, ड्यूट्रॉन है तो 2 ड्यूट्रॉन MD है इसका, तो 2 ड्यूट्रॉन आ रहे हैं तो 2 गुना MD आ जाएगा, और माइनस में उत्पादों का द्रव्यमान ये वाला आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, और लास्ट में मैंने देखो इन सारे को ब्रैकेट में रख के, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे U लिखा हुआ है, क्योंकि इन सभी के साथ U लगा हुआ है, तो U को भूलना नहीं है कभी भी आपको, ठीक है ना। तो ये वाला U साथ में चलता रहेगा, तो जब आप गुणा करोगे तो ये 4.030 और 4.026, और आपके पास जो द्रव्यमान क्षति आ जाएगी 0.004 U आपके पास आ जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये वाली जो द्रव्यमान क्षति है 2 ड्यूट्रॉनों के संलयन से प्राप्त होती है, भी 2 ड्यूट्रॉन जब मिल रहे हैं तो उससे अपने को कितना द्रव्यमान क्षति हो रही है, 0.04 U हो रही है। अब एक ड्यूट्रॉन से अपने को द्रव्यमान क्षति कितनी मिलेगी, ये तो 2 से मिल रही है, तो एक से कितनी मिलेगी, 0.002 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो 0.002 एक ड्यूट्रॉन से मतलब औसत द्रव्यमान क्षति हो रही है। अब आपको जो ज्ञात करना है वो चीज़ क्या है, देखो कि ज्ञात करना है 1 किलोग्राम ड्यूटीरियम के संलयन से मुक्त ऊर्जा भी 1 किलोग्राम। तो इस हेतु हमें 1 किलोग्राम ड्यूटीरियम में नाभिकों की कुल संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है भी एक ड्यूटीरियम के नाभिक से या एक ड्यूट्रॉन के नाभिक से, ड्यूट्रॉन और ड्यूटीरियम एक ही बात है भाई, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने अलग अलग लिख दिया वो मिस्टेक रहेगी, लेकिन ड्यूट्रॉन और ड्यूटीरियम बच्चों एक ही बात है, ठीक है। तो अब एक ड्यूट्रॉन जो नाभिक है उससे अपने को इतनी द्रव्यमान क्षति होती है, तो अब पहले अपने को 1 किलोग्राम में ड्यूटीरियम नाभिक निकालने पड़ेंगे। भी 1 किलोग्राम अगर अपने ड्यूटीरियम ले रहे हैं तो उसमें कितने नाभिक उपस्थित होंगे। तो अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, वो तरीका आप सीख लो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं आती तो आप इस नाभिकीय भौतिकी से न्यूमेरिकल ये वाले नहीं कर सकते। तो देखो कैसे निकालेंगे, 1 किलोग्राम में आपको पता है कि ड्यूटीरियम का जो 1 मोल है, इसमें मोल अवधारणा काम में आएगी, वो आपको पता होनी चाहिए कि 1 मोल क्या होता है। किसी भी पदार्थ का जो परमाणु का भार होता है या परमाणुवीय द्रव्यमान होता है उसकी ग्रामों में संख्या होती है। तो ड्यूटीरियम का जो परमाणुवीय द्रव्यमान है, या ये जो ऊपर लिखते हो आप A द्रव्यमान संख्या लिखते हो, इसको ग्रामों में ले लो, तो वो कि क्या हो जाएगा, इसका 1 मोल हो जाएगा। तो ड्यूटीरियम का 1 मोल 2 ग्राम के बराबर आ जाएगा, तो मतलब 2 ग्राम के बराबर आ गया। तो 2 ग्राम ड्यूटीरियम में नाभिकों की संख्या कितनी है, 6.023 × 10⁻23। वैसे तो परमाणुओं की संख्या होती है, और आपको पता है कि एक परमाणु में एक ही तो नाभिक होता है, ऐसे तो नहीं भी एक परमाणु में ज़्यादा नाभिक हो जाएंगे। तो जितने इसमें परमाणु होंगे उतने ही नाभिक होंगे, तो अपने नाभिकों की संख्या लिख सकते हैं इसको। तो 6.023 × 10⁻23। तो अब आपको निकालनी है 1 किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इस 1000 ग्राम में ड्यूटीरियम नाभिकों की संख्या क्या आ जाएगी, 6.023 × 10⁻23 अपॉन 2 और गुणा में 1000 आ जाएगा। और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3.0125 × 10⁻, देखो 23 तो ये है और 3 पावर ये वाली आ गई, तो कितनी होगी 10⁻26। इतनी आ गई ड्यूटीरियम नाभिकों की संख्या। अब एक नाभिक से जो अपने को मिल रहा था, ड्यूटीरियम के नाभिक से द्रव्यमान क्षति मिल रही थी 0.002 U, ठीक है ना, 0.002 U। तो इतने नाभिकों से कितनी द्रव्यमान क्षति मिलेगी, ठीक है, वो निकालनी पड़ेगी आपको। तो कुल द्रव्यमान क्षति 1 किलोग्राम हेतु अपने क्या करेंगे, इतने परमाणुओं को इतने द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। तो ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा टोटल। यानी कि 1 किलोग्राम जब आप ड्यूटीरियम का संलयन करवाते हो तो उसमें इतनी द्रव्यमान क्षति होती है। अब इस द्रव्यमान क्षति से आपको क्या निकालिए, मुक्त ऊर्जा या Q का मान निकालना है आपको। तो Q का मान निकालने के लिए आपको पता है, मैंने डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है कि जो द्रव्यमान क्षति U में आती है उसको डायरेक्ट 931 से गुणा कर दो 931 और लास्ट में लगा दो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधा सा तरीका ये करने का, ठीक है। तो आप 931 को अपने किससे गुणा करते हैं, इस 6.023 से, तो वो ये आता है 5607.4 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। या फिर अपने इसको क्या करेंगे,
ये वाला जो पॉइंट लगा हुआ है ना, इसको 3 अक्षर आगे खिसका देंगे, मतलब 5 और 6 के बीच में ले आएंगे। तो 3 अक्षर आगे खिसकाया तो पावर भी इसमें क्या बढ़ गई, 3 यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये पावर वाला भी आपको कैलकुलेशन जब करवाऊंगा ना, कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 2 मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, उसमें करवाऊंगा आपको। तो ये आ जाएगी 10 की पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतनी ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, या इसको लगभग जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो 5.6 इंटू 10 की पावर 26 दिया हुआ है, तो सही आंसर तो पूरा एग्जैक्ट तो ये आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा। अब इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, जूल में बदलना पड़ेगा। तो जब भी आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होता है तो मेगा की जगह क्या लगाना पड़ता है, मेगा की जगह तो 10 की पावर आता है 6, ये वाला 10 की पावर 6 आ गया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल आ जाता है। तो ये आ जाएगा 8.96 इंटू 10 की पावर 13 जूल, या इसको 9 इंटू 10 की पावर 13 जूल भी लिख देंगे, लगभग अप्रॉक्सीमेट जो बुक में आंसर दिया हुआ 8.96 को लगभग 9 लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही बुक में एक यूरेनियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यूरेनियम के विखंडन से अपने को ऊर्जा इतनी मिलती है, तो 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से ऊर्जा का मान ज्ञात करो। तो वो भी अपने इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, और बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन 2010 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा सेम क्वेश्चन है। वैसे उसमें क्या चेंज किया हुआ है, उसमें चेंज किया हुआ है कि इस अर्ध आयु की जगह माध्य आयु दी हुई है। ठीक है ना, तो क्या दिया हुआ आपको कि 1 मिली क्यूरी सक्रियता के लिए थोरियम की मात्रा ज्ञात कीजिए जबकि इसकी अर्ध आयु 19 वर्ष है। देखो बहुत ही यानी कि अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपका यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलो बुक में दिया हुआ है तो अपने इसको करते हैं, लेकिन अगर आपके मान लो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है ये क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा उलझना मत इसमें। ठीक है ना, इंटेलिजेंट बच्चे तो इसको कर ही लेना, और जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो इसको अगर छोड़ना चाहो तो इसमें उलझना नहीं चाहते कि इससे आपके और क्वेश्चन मिक्स होने लग जाएंगे, तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है अगर आपको 100/100 लेने हैं फिजिक्स में। ठीक है ना, तो अपने इसको समझने की ट्राई करते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन होता है उसको समझने की ट्राई करो। देखो सक्रियता आपको दी हुई है, 1 मिली क्यूरी सक्रियता दी हुई है आपको, तो सक्रियता की यूनिट क्यूरी होती है, आपको पता है 1 यूनिट क्यूरी होती है। तो 1 मिली क्यूरी मतलब जो आपको सक्रियता आर होती है वास्तव में होती क्या है, dN/dt होती है, और ये 1 मिली क्यूरी दी हुई है। तो मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3 होता है, तो मतलब 10 की पावर -3 क्यूरी दी हुई है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, देखो ये क्यूरी है ना, ये घरेलू मात्रक बताया था मैंने, या जो परंपरागत मात्रक था सक्रियता का वो था, ऐसा ही मात्रक नहीं था। ऐसा ही मात्रक इसका बैक्टीरियल या विघटन पर सेकंड था। तो क्यूरी को जब अपने विघटन पर सेकंड में चेंज करते हैं तो देखो क्या करना पड़ेगा, 3.60 इंटू 10 की पावर 10 विघटन पर सेकंड से आपको गुणा करना पड़ेगा। यानी इस क्यूरी को विघटन पर सेकंड में चेंज करना है तो 3.7 इंटू 10 की पावर 10 से आपको गुणा करना पड़ेगा। और ये कहोगे कि आप सर ये कैसे आया, तो सक्रियता वाला टॉपिक जहाँ आपको मैंने करवाया था वहाँ ये वाली यूनिट मैंने लिखवाई थी, और दोनों में संबंध भी लिखवाया था। वो टॉपिक उठा के देखना आप, वहाँ से समझ आएगा आपको। तो देखो 3.7 इंटू 10 की पावर 7 विघटन आ गया, क्योंकि ये -3 है पावर और ये वाली पावर 10 है। तो ये आपके पास आ गई आर का मान। तो आर का मान ऐसा ही यूनिट में निकाल लिया। फिर उसके बाद आपको जो दिया हुआ है वो एक अर्ध आयु दी हुई है, तो थोरियम की मात्रा निकालनी है आपको। मात्रा का मतलब यहाँ पे है ग्रामों में मात्रा निकालनी है। ठीक है ना, ग्रामों में मात्रा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो देखो जो जो दिया हुआ उस हिसाब से चलते जाओ। तो अब आपको अर्ध आयु दी हुई है, तो देखो अर्ध आयु का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो देखो कि R इज इक्वल टू आपको पता है dN/dt होता है, और ये dN/dt जो रदरफोर्ड सोडी का लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, λn के बराबर होता है। तो अब अगर मैं इस λn को R के बराबर रख दूं, बराबर R रख दूं, तो यहाँ से अगर मैं n का मान निकालना चाहूँ, पहले अपने क्या निकाल लेते हैं, n का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि n क्या आ जाएगा, थोरियम परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। अब इतनी संख्या में कितने ग्राम बनते हैं इसके, वो अपने निकाल लेंगे। तो पहले थोरियम परमाणु की संख्या निकालते हैं, तो n बराबर क्या आ जाएगा, R/λ आ जाएगा। ठीक है ना, लैम्डा आ जाएगा। फिर आपको पता है कि जो लैम्डा होता है
वो किसके बराबर होता है, 0.693 और बटा में टी हाफ के, 0.693 और बटा में क्या आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा। अब आपको कहोगे सर ये फॉर्मूला तो अर्धायु काल वाले सूत्र से आ गया, तो इस लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 बटा टी हाफ को इस सूत्र में रख दिया, यानी इस लैम्डा की जगह पे रख दिया, तो 0.693 तो बटे में पड़ा रहेगा, और जो ये नीचे वाला टी हाफ है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके ये टी हाफ आ गया। अब जो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं उनके मान रखो। तो मान रखने से पहले जब अपने एसआई यूनिट यूज कर रहे हैं तो टी हाफ भी आपको एसआई यूनिट में इसमें निकालना पड़ेगा। देखो जो क्वेश्चन आपका आता है ना, n बटा एन जीरो बराबर 1/2 की पावर टी बटा टी हाफ, तो वहाँ दो समय का अनुपात है, तो वहाँ समय आपका चाहे वर्षों में हो, चाहे दिनों में हो, चाहे सेकंडों में हो, चाहे मिनटों में, वो सेम मान रख सकते हो। लेकिन अगर आपका समय अलग से आ रहा है, मतलब यहाँ पे ओनली समय आ रहा है, दो समयों का अनुपात नहीं है, तो वहाँ पे आपको जो यूनिट चल रही है उसी के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। जो वो वाला न्यूमेरिकल है या वो वाला सूत्र है n बटा एन जीरो बराबर 1/2 की पावर t अपॉन टी हाफ, तो उसमें आप कोई भी यूनिट रख सकते हो टाइम की, उसमें आपको कोई बंधन नहीं है, लेकिन यहाँ आपको सेकंड में रखना पड़ेगा। तो 19 वर्ष को पहले सेकंड में चेंज करो, तो 19 वर्ष को सेकंड में चेंज करोगे तो 19 गुणा 365 गुणा 24 60, तो 19 वर्ष, फिर ये कितने हो गए, ये तो दिन हो गए, फिर ये घंटे हो गए, फिर ये मिनट हो गए, और फिर ये क्या हो गए, सेकंड। तो जब इसको सॉल्व किया तो लगभग 5.98 इंटू 10 की पावर 8 सेकंड आ रहा था, उसको मैंने लिख दिया 6 गुणा 10 की पावर 8 सेकंड। ठीक है, तो अब ये समय आ गया, तो अब इस फॉर्मूले में सारी चीज़ों के मान रख दो। ये आपके पास आर का मान है, ये समय का मान है, तो जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे 3.2 इंटू 10 की पावर 16 परमाणु, ये आगे। अब आपको ये तो थोरियम परमाणुओं की संख्या आई है आपके पास, अब इतनी संख्या में कितने ग्राम होते हैं वो निकालना है आपको। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो थोरियम आपको दिया हुआ है इसका द्रव्यमान संख्या 227 है, तो अपने को पता है भी 227 ग्राम अगर थोरियम ले तो वो इसका 1 मोल बन जाएगा, और 1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं 227 ग्राम थोरियम में। तो इतने परमाणु किस में होंगे, 3.2 इंटू 10 की पावर 16। तो अपने क्या करेंगे, 227 और बटा में आ जाएगा ये वाला, और गुणा में आ जाएगा ये वाला, तो ये गुणा में आ गया। तो जब आपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.206 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम आपका आंसर। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आगे मैं करवाऊंगा, वहाँ पे ये टी हाफ ना आके डायरेक्ट आपको माध्य आयु दिया हुआ है तो r बटा लैम्डा आएगा, तो 1 बटा लैम्डा माध्य आयु होती है, तो ये वाला सूत्र क्या बन जाएगा, r गुणा में माध्य आयु बन जाएगा, वहाँ पे आएगा। आप याद रखना ये वाला क्वेश्चन। तो अगर आपको जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे ना, थोड़ा मुश्किल लगे, उसको 2-3 बार करके देख लिया करो। इस क्वेश्चन को गारंटी देता हूँ, अगर आपने 3 बार कॉपी में करके देख लिया ना, 3 बार, 1 बार देख के और 2 बार बिना देखे, तो आपका ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। ठीक है, ज़रूरत है आपके अभ्यास की, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ये किया हुआ है, वही फार्मूला आ जाएगा इसमें जो आपको अब तक मैंने करवाया ब्रह्मास्त्र फार्मूला, कि किसी प्रयोग में रेडियो एक्टिव तत्व में दिए गए प्रतिदर्श की सक्रियता, यानी कोई सैंपल है उसकी सक्रियता 6400 विघटन पर मिनट है, पर मिनट दी हुई है। 6 दिन में यह प्रयोग दोहराने पर जो सक्रियता होती है वो 400 विघटन पर मिनट हो जाती है। तो तत्व की अर्धायु आपको निकालनी है। आपको समय दे दिया 6 दिन, विघटन की दर दे दी, ये तो प्रारंभिक है और ये 6 दिन बाद की है। ठीक है, तो विघटन की दर आपको दे दी, तो मतलब ये वाली क्या हो जाएगी, आपके पास सक्रियता दी हुई है, तो ये वाली प्रारंभिक सक्रियता R0 हो जाएगी, और ये वाली बाद वाली सक्रियता क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। तो R और R0 या N और N0 में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगेगा। समय आपको दिया हुआ 6 दिन। अब देखो यहाँ पे विघटन पर मिनट दिया हुआ है, सेकंड नहीं दिया हुआ, तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो सक्रियता आ रही है वो भी अनुपात में आ रही है और समय आ रहा है वो भी अनुपात में आ रहा है। तो जहाँ पे दो चीज़ें अनुपात में आ रही हो ना, तो वहाँ उनका जरूरी नहीं भी उसको आपको ऐसा ही यूनिट में बदलना पड़ेगा, बस मात्रक सेम होने चाहिए। जैसे इसका विघटन पर मिनट है तो इसका विघटन पर मिनट ही होना चाहिए, आप रख सकते हो उनके मान।
ठीक है। तो अब अपने जिस जिस चीज़ों के मान दिए हुए हैं वो रखते हैं इसमें। तो r/r0 बराबर 1/2 टी की पावर 1/2 की पावर t/t½ तो यहाँ पे r का मान 400, ये 6400 और इधर 1/2 और ऊपर आ जाएगा 6। अब 6 दिन है तो 6 दिन ही रखो, क्योंकि आंसर भी आपका जो आएगा वो दिनों में ही आ जाएगा, ठीक है। और बटा में t½ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/16। जब 4 को 64 से काटोगे तो 1/16, और ये बन जाएगा 1/2 की पावर t6 बटा में t½ तो अब इस 1/16 को आप क्या बना सकते हो, 1/2 की पावर 4 बना सकते हो, और ये 1/2 की पावर 6/t½ तो फिर वही चीज़ जो पुराना अपने करते हैं भी, दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो घातों को क्या कर दो, समान रख दो। तो 4 बराबर आपका आ जाएगा 6 बटा में t½ तो t½ का मान t½ इधर जाएगा और 4 यहाँ बटे में आ जाएगा, तो 6/4 मतलब 1.5 दिन या 1.5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे भी आपको देखो, अगर मैं करवाना चाहूँ ना तो आप देखो इसमें 6 दिन में यह प्रक्रिया दोहराने पर 400 विघटन पर मिनट हो गई है। आपको टोटल टाइम 6 दिन का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको अर्ध आयु आ गई आपकी 1.5 दिन, 1.5 दिन आ गई। तो इसका मतलब देखो, आपको मैं करके दिखाता हूँ भाई। आपके स्टार्टिंग में जो इसमें परमाणु थे वो 6400 थे, ठीक है, 6400 थे। तो अब 1.5 दिन बाद कितने हो जाएंगे ये वाले, इस संख्या का क्या हो जाएगा, आधा। तो मतलब कितने रह जाएंगे, 3200 रह जाएंगे। फिर आगे नेक्स्ट 1.5 दिन में आपको मैंने कहा था कि कितने हो जाएंगे ये वाले, 1600 हो जाएंगे ना, होंगे ना 1600 भी। जो 3200 आ रहा है उसका आधा होगा, इसका आधा नहीं, 3200 का आधा होगा। फिर नेक्स्ट जब 1.5 दिन आएगा आपका, तो उस नेक्स्ट 1.5 दिन में हर एक अर्ध आयु में ये क्या हो जाएगी, आधी रहती जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 800 आ जाएगा। और फिर उसके बाद जब 1.5 दिन आएगा तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 400 रह जाएगा। ऐसी चेंज होगी। तो देखो टोटल टाइम 1.5 का 4 बार गुणा करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 6 दिन आ जाएंगे। और 6 दिन में ये कितने हो रहे हैं, 6400 से 400 हो रहे हैं। तो आगे ना सेम चीज़। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। और ये वाला अगर कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये 1/2 की पावर बनेगी, तो ऐसे क्वेश्चन में ये हमेशा बनेगी। कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि नाम बने, अगर नहीं बनेगी तो क्वेश्चन होगा नहीं आगे, तो बनेगी इसमें हमेशा। फिर नेक्स्ट देखो, आपको 10वां क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन आता है। ये फॉर्मूला आपने एक बार पढ़ा था अल्फा क्षय में, जो इसमें लगेगा। देखो क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपको एक नाभिक दिया हुआ RE88 और इसका जो द्रव्यमान संख्या वो 226 है, उससे एक अल्फा कण निकलता है। यदि अल्फा कण की ऊर्जा इतनी है तो इस क्षय में कुल मुक्त ऊर्जा कितनी होगी। अल्फा कण की ऊर्जा दे दी और कुल ऊर्जा पूछ ली आपसे, तो कुल ऊर्जा तो देखो कैसे निकालेंगे अपने, वो देखो, ठीक है। कुल ऊर्जा निकालने का तो ये होता है भी आपको अभिक्रिया दें, कोई उसमें द्रव्यमान क्षति दें, फिर निकालें, तो वो उस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक नया सा फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला आपने एक बार पढ़ा हुआ है, मैंने अल्फा क्षय में आपको करवाया था कि अल्फा कण की जो ऊर्जा होती है वो 4.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और मैंने आपको कहा था कि अल्फा कण की ये गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। ये वाली जो ऊर्जा होती है, मतलब अल्फा कण निकलता है तो उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा ही होती है, क्योंकि वो गति करता हुआ निकलता है। और नाभिक आपको ये दिया हुआ है, ए का मान 226 है, जेड का मान 88 है। तो अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा और मुक्त ऊर्जा में जो संबंध होता है, भी किसी भी अभिक्रिया में जो अल्फा कण निकलता है उसकी गतिज ऊर्जा और जो उस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा आ रही है, उन दोनों में संबंध ये वाला होता है। अल्फा क्षय वाला टॉपिक उठा के देखना, आपको ये फॉर्मूला वहाँ पर मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। प्रीवियस आप वीडियो देख लेना, चाहे आपके नोट्स देख लेना, उसमें लिखवाया हुआ है। तो ये फॉर्मूला इसमें काम आएगा। तो इसमें आपको गतिज ऊर्जा के अल्फा दी हुई है, ए का मान दिया हुआ है, क्यू का मान आपको निकालना है, मुक्त ऊर्जा इसमें निकालनी है। तो आप क्या करो, 4.662 रख दो इस साइड, और इस साइड A-4/A इंटू क्यू। ए का मान 222 रखो, और 222 में से जब आप 4 घटाओगे तो ये बच जाएगा 218, और ये 222 और क्यू का मान निकालने के लिए ये वाला गुणा में चला जाएगा, और ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, बटा में आ जाएगी। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 4.747 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो बिल्कुल नया क्वेश्चन था। नया तो क्या था, है तो बुक के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या है कि ऐसे अभी ऐसा न्यूमेरिकल कभी आया नहीं हुआ, ठीक है ना। सॉरी, वैसे नहीं आया, आप पेपर में मत समझ लेना भी आया नहीं हुआ, कि बुक के ना ही तो एग्जाम्पल में ऐसा कोई क्वेश्चन और ना ही न्यूमेरिकल में भी सिर्फ एक न्यूमेरिकल है जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है तो सीधा फॉर्मूला ही लगा इसमें और कुछ नहीं है। वह समझना था आपको, और कई स्टूडेंट्स समझ के ये कन्फ्यूज हो जाते हैं भी इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, तो वो ये वाला फार्मूला।
फिर नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि नाभिक एक एक्स नाभिक है और बीटा कण क्षय करता है और वाई में चेंज हो जाता है, तो द्रव्यमान संख्या तो सेम ही रहेगी जब बीटा क्षय होगा। तो क्या होता है कि यदि एक्स और वाई के जो परमाणुीय द्रव्यमान है वो आपको दिए हुए हैं, ये यहाँ पे जो मिस प्रिंट से दिख रहा है ये 2 है, 2 6 9 4 यू है, ये लास्ट में ये यू लिखा हुआ है, और जो इसके वाई क्या है वो ये वाला है। तो उत्सर्जित बीटा कण की अधिकतम ऊर्जा ज्ञात करो। तो देखो जब ये अभिक्रिया होगी कि एक्स वाई में चेंज होगा तो बीटा कण निकलेगा और साथ में मुक्त ऊर्जा होगी। तो अब बीटा कण की आपको पूछी हुई है अधिकतम ऊर्जा, तो बीटा कण की अधिकतम ऊर्जा तब होगी जब ये वाली ऊर्जा भी बीटा कण की ऊर्जा बन जाए, मतलब कि इसमें मुक्त ऊर्जा कुछ ना हो, जो भी ऊर्जा निकले ना वो इस बीटा कण की ऊर्जा के रूप में निकल जाए। तो मतलब इसमें Q का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। Q का मान 0 होगा तभी क्या होगी, जो ऊर्जा होगी मुक्त ऊर्जा वो इस बीटा कण की ऊर्जा ही बन जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बीटा कण की ऊर्जा अधिकतम तब होगी जब Q बराबर 0 होगा, अर्थात मुक्त ऊर्जा भी बीटा कण की ही ऊर्जा होगी, मतलब ये वाली मुक्त ऊर्जा बीटा कण की ऊर्जा में ही ऐड होगी ऑटोमेटिक से। तो अब आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान क्षति निकाल लो। x का द्रव्यमान दिया हुआ है, y का द्रव्यमान दिया हुआ है, दोनों को घटाओ, साथ में u लगाओ, तो ये आ रहा है 0.001268 यू। और ऊर्जा निकालनी है तो आपको द्रव्यमान क्षति से जब भी ऊर्जा निकालनी होती है आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देते हो, तो 931 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1.181 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था भी आपका चैप्टर नंबर 15। यहाँ पे ये होता है इसका दी एंड कंप्लीट होता है चैप्टर। आपके सारे न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चन और सारा कुछ डिस्कस कर लिया। देखो बच्चे कह रहे थे कि सर ये चैप्टर जल्दी नहीं खत्म हो रहा, तो देखो बच्चों चैप्टर के जो मैंने आज पेज गिने हैं ना टोटल, वो 60 पेज बन रहे हैं। तो 60 पेज आपको तो क्या करना होता है, 60 पेज लिखने ही होते हैं, लेकिन मुझे क्या है कि 60 + 60 120, क्योंकि 60 पेज इंग्लिश मीडियम के भी तो लिखने होते हैं मैंने, 120 पेज काम आपसे डबल हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें प्लस कर लो आप वीडियो बनाने वाला काम, फिर प्लस कर लो आप इसमें वीडियो एडिट करना और उसको अपलोड करने का काम। तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तभी मैं कहता हूँ कि आपको लगता होगा कि सर स्लो करवा रहे हैं, तो एक तो ये चैप्टर थ्योरेटिकल था, नोट्स इसके थोड़े से हार्डली कंप्लीट हुए हैं, ठीक है ना, हार्ड बने नोट्स इसके, यानी कि लिखने वाला बहुत ज़्यादा काम था, 60 पेज लिखने आसान नहीं होते हैं। तो तभी अपने को अगर डेली के 2 पेज भी मैं मानूँ तो अपने को 30 दिन लग गए इस चैप्टर में, 30 से ज़्यादा ही हो गए, चलो 40 दिन लग गए। तो ये वाला चैप्टर थोड़ा स्लो हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें डेरिवेशन आ जाएंगे ना उसमें स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करो भाई, जितनी डिटेल में मैंने करवाया ना आपको गारंटी दे सकता हूँ स्कूल में आपको कोई टीचर इतनी डिटेल से नहीं करवाएगा, मेरे से खुद से नहीं होगा ये चैप्टर इतनी डिटेल से स्कूल में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बात अलग हो जाती है, बोर्ड पे पढ़ाने की बात अलग है और नोट्स से पढ़ाने की बात अलग है। नोट्स में अपने जितने डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं उतना बोर्ड पे डिटेल से नहीं पढ़ सकते, ये चीज़ आपने महसूस कर ली होगी अब तक। तो आप जितना यानी कि आपको मैंने समझाने की कोशिश की है इतना मैं क्लास में कभी नहीं समझा सकता और ना ही कोई और टीचर आपको समझा सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से करो। देखो चैप्टर चाहे तो दूसरा हो, चाहे 5वां हो, चाहे 10वां हो, चाहे 15वां हो, चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारों में से क्वेश्चन आएंगे। तो आप तो को तो क्या करना है, करते चल रहे हैं बस, ऐसे नहीं देखना भी दूसरा है या 15वां है या कौन सा है। चैप्टर तो पेपर में तो सारे ही आएंगे, तो सारे आएंगे तो सारों को करते चल रहे हैं। अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जारी रखो। अपने मिलते हैं अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट 18 आएगा। कल आपको मैं ज़रूर ये वाला, सॉरी कल क्या, आज ही आपको ये वाला पार्ट मैं ज़रूर डाल दूंगा शाम तक, जो इसके प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो तो आपको बस देखनी है, उसमें करने वाला कुछ नहीं है, काम इतना उतारने होंगे या निशान लगाने होंगे आपको। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब आपको तैयार करना है भी आपके कितना की याद है ये वाला चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।